अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 21 जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूक्लियर फिज़िक्स, और इसमें हमने रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस किस तरह से होता है इसको समझते हुए ये चीज़ देखी थी कि जब कभी भी एक न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव डीके करता है तो इसमें से रेडिएशंस या पार्टिकल्स खारिज होते हैं। इन पार्टिकल्स की खसूसियात क्या होती हैं, किस तरह से ये अपने तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से निकलने वाले ये पार्टिकल्स, ये रेडिएशंस, इनको देखना ह्यूमन सेंस की बात नहीं थी। तो इसके लिए कुछ डिवाइस तैयार किए गए, कुछ डिटेक्टर्स बनाए गए, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डिवाइसेस तैयार किए ताकि हम इन रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सकें, इनको देख सकें। तो आपके सिलेबस के अंदर 2 से 3 डिटेक्टर्स शामिल हैं। पीटीबी के अंदर 3 हैं और बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर 2 डिटेक्टर्स शामिल किए गए हैं जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। तो पीटीबी के अंदर तीनों के तीनों जीएम काउंटर, विल्सन क्लाउड चैम्बर और इसके बाद तीसरा है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, तीनों दिए गए हैं। लेकिन बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर बेटा जीएम काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इनको डिस्कस किया गया है। विल्सन क्लाउड चैम्बर को सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने टॉपिक को। जीएम काउंटर, इसे बेटा सिंपल कहा जाता है गीगर मिलर काउंटर। ठीक है बेटा, गीगर मिलर काउंटर भी इसे कहते हैं। 2 साइंटिस्ट थे बेटा, फिजिस्ट गीगर और मिलर, जिन्होंने पहली दफ़ा रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस तैयार किया था और अपने ही नाम से इसको मंसूब किया था। सिंपल इसको डिफाइन भी ऐसा ही करते हैं, अ डिवाइस डिजाइंड बाय गीगर एंड मिलर फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस। कंस्ट्रक्शन इसकी बेटा सिंपलर है। एक वैक्यूम ट्यूब होती है, वैक्यूम ट्यूब। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर बेटा स्पेसिफिक एक गैस फिल की जाती है, आर्गन। बेटा गैस कौन सी फिल इसमें की जाती है? आर्गन गैस फिल की जाती है। 2 इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड बेटा, यहाँ पर ब्लैक से इसको जाहिर किया गया है, और दूसरा होता है इसके अंदर वायर टाइप एनोड। तो बेटा ये वायर टाइप एनोड है। ठीक है बेटा, एक रॉड की शक्ल का एनोड होगा इसके अंदर, और यहाँ अपर लेवल के ऊपर कैथोड इसके अंदर शामिल किया जाता है। कैथोड और एनोड को बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। एक साइड के ऊपर इसके बेटा यहाँ से माइका विंडो लगाई जाती है। माइका से मुराद क्या है? एक स्पेसिफिक विंडो जो इस तरह से काम करती है कि आने वाली रेडिएशंस को तो इस ट्यूब के अंदर इजाज़त देती है कि आप इसके अंदर ट्रैवल कर जाएं, लेकिन यहाँ से इस ट्यूब के अंदर जितनी भी रेडिएशंस या जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी ये इनको बाहर की तरफ ट्रैवल नहीं करने देती। तो माइका का लफ्ज़ इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाहर से आने वाली रेडिएशंस को एंटर होने देगी, जबकि इंटरनल जितनी भी रेडिएशन या जो भी प्रोसेस हो रहा होगा उसको बाहर की तरफ मूव नहीं करने देती। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, काम ये कैसे करता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे ही रेडिएशंस आती हैं ये इस आर्गन गैस के अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं बेटा। आयोनाइजेशन के दौरान क्या होगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होंगे और पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है कैथोड और एनोड के दरमियान में। आने वाली रेडिएशन जैसे ही इस गैस को आयोनाइज्ड कर लेती हैं, इसके प्लस और नेगेटिव आयंस तैयार हो जाते हैं, तो उस वक्त गौर कीजिएगा हमेशा एक 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है। अब इतने बड़े वोल्टेज के ऊपर होगा क्या? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ एक्सेलरेट हो जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। यूं इन आयंस को, इलेक्ट्रॉन्स को और केटायंस या पॉजिटिव आयंस को बेटा मूव करा दिया जाता है एनोड की तरफ। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक स्पेसिफिक पीक ऑफ करंट प्रोड्यूस होती है। अगर यहाँ पर किसी एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाए इन 2 कैथोड और एनोड के दरमियान में, तो उस एक्सटर्नल सर्किट में से करंट पास करने लग जाता है। तो करंट की पीक से कि कितने टाइम के लिए ये आती है उससे अंदाज़ा किया जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, और अमूमी तौर पर जो करंट की पीक यहाँ पर प्रोड्यूस होकर आती है बेटा, वो यहाँ पर 10⁻⁻⁸ सेकेंड्स तक के करंट की पीक रेट होती है बेटा। अब
चूंकि इनके मुकाबले में पॉजिटिव आयंस काफी हैवियर हैं। पॉजिटिव आयंस हम किन की बात कर रहे हैं बेटा? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को हमने क्या देखा था कि ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इतना ज्यादा हैवी हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत जल्द एनोड के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको एक्सेलरेट होकर कैथोड तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इस टाइम के दौरान होगा क्या? रेडिएशन तो आ रही है माइका विंडो से, वो मजीद आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस कर रही हैं। यहां पर गीगर मिलर काउंटर बहुत स्लो काम करता है, मतलब जब तक कि इस कैथोड पर वो पॉजिटिव आयंस पहुंचते रहते हैं, ये उनको काउंट करता रहता है। पीछे से जो भी आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, मजीद जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स के हों या फिर पॉजिटिव आयंस के, अब ये उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, उनको काउंट आउट नहीं कर सकता। उस टाइम को बेटा इस जीएम काउंटर का कहा जाता है डेड टाइम। क्या कहते हैं इसे बेटा? डेड टाइम। मुराद इस टाइम के दौरान जीएम काउंटर रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाता जो सबका पीछे से आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है बेटा। तो इसीलिए इसको डिफाइन भी ऐसे करते हैं डेड टाइम को। पॉजिटिव आयंस टेक सेवरल 100 टाइम्स एज लॉन्ग टू रीच आउटर कैथोड। कि पॉजिटिव आयंस जब यहाँ आयनाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस हुए थे, ये सेवरल 100 टाइम्स लेते हैं यहाँ कैथोड तक पहुँचते पहुँचते। अब होगा क्या? बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मैसेस, ज्यादा से ज्यादा उनका मैस होता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान फर्दर इनकमिंग पार्टिकल्स आर नॉट काउंटेड। जितने भी बाकी पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनको ये काउंट नहीं कर सकता, चाहे वो पॉजिटिव आयंस हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो। दिस टाइम इज कॉल्ड एज डेड टाइम ऑफ द काउंटर। इस टाइम को बेटा क्या कहा जाता है? डेड टाइम ऑफ काउंटर कहा जाता है, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ चुका है। अब ये बात समझ आ गई, इसके बाद आगे बढ़ें। एक टर्म आती है फॉल्स काउंट की। गलत काउंटिंग कैसे कहलाती है एक जीएम काउंटर के अंदर? व्हेन द पॉजिटिव आयंस स्ट्राइक्स विद द कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ठीक है बेटा, जब पॉजिटिव आयंस इस कैथोड के साथ टकराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं, इसी कैथोड में से, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट होंगे तो इनको भी ये काउंट करना शुरू कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहा है, हालांकि हमने काउंटिंग किसकी करनी थी? हमने तो उन रेडिएशंस की, उन अल्फा पार्टिकल्स की काउंटिंग करनी थी या फिर बीटा पार्टिकल्स की काउंटिंग करनी है। तो यहाँ से ये तो इन्हीं कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर रहा है। तो इस तरह की काउंटिंग को बेटा क्या कहा जाता है? जीएम काउंटर की फॉल्स काउंटिंग कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, अब इसमें क्वांचिंग प्रोसेस आ जाता है। जाहिर सी बात है, जो डेड टाइम इसके अंदर आ रहा है या इसके अंदर फिर फॉल्स काउंटिंग आ रही है, इसको रिड्यूस करेंगे तब एक जो डिवाइस है वो बेहतर बनता है। तो यहाँ गीगर अल्लर ने भी वही कोशिश की थी कि भाई इसके डेड टाइम को कम किया जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा काउंटिंग कर सके, और जो इसके अंदर पैदा होने वाली फॉल्स काउंटिंग है इसको भी रिड्यूस करें ताकि हमारा बेहतर एक डिवाइस बने औरों के मुकाबले में। तो उसके लिए क्वांचिंग प्रोसेस किया गया। क्वांचिंग क्या थी कि आर्गन तो ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस। अब इसके साथ कुछ और गैसेस मिक्स की गई, कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। अब वो गैसेस जैसे जैसे इनके अंदर मिक्स की जाती हैं, जैसे कि आर्गन के साथ इन्होंने इस्तेमाल की थी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अल्कोहल को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है बेटा। तो ये वो गैसेस हैं जिनको आर्गन के साथ इस्तेमाल किया जाता है कुछ परसेंटेज के अंदर। अब जैसे ही ये मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इन गैसेस को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल आर्गन के मुकाबले में कम होता है, मतलब ये जल्द आयनाइज हो जाती हैं आर्गन गैस की निस्बत। पहली बात, जैसे ही रेडिएशंस आएंगी, आकर ऑक्सीजन मिक्स की गई है या अल्कोहल मिक्स की गई है या ब्रोमीन मिक्स की गई है या क्लोरीन मिक्स की गई है, तो इनके एटम्स को वो एक्साइट कराएंगे, इनको आयनाइज पहले कर देती हैं, ठीक है। अब इनकी आयनाइजेशन से क्या होगा? एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटा, और एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन तमाम तर यहाँ पर कलेक्ट आउट कर लिए जाएंगे, और इधर से हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैथोड के ऊपर पहुंचने वाले पॉजिटिव आयंस जो इनकी आयनाइजेशन के पास आए हैं
उनको भी यहाँ पर स्ट्राइक आउट कराया जाएगा और कैथोड में से वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि फॉल्स काउंटिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं वो भी वहां पर क्या कर लिए जाएंगे, इंटरैप्ट कर लिए जाते हैं। वो कैसे कर लिए जाते हैं कि यहां से निकलने वाले पॉजिटिव आयंस हैं, जैसे ही कैथोड के करीब जाते हैं तो कैथोड फौरन से उनको क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिक्स करके न्यूट्रलाइज कर लेता है। ठीक है बेटा, पहली बात। और इधर से एनोड भी ऐसे ही काम करता है, एनोड भी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कर लेता है। तो जितने भी इनकी आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और आयंस प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। आगे फिर मजीद पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो आने वाली रेडिएशंस बराह रास्त आर्गन को ही आयनाइज करना शुरू कर देती हैं। तो उस फॉल्स काउंटिंग से और डेड टाइम को रिड्यूस यूं किया जाता है कि इन तमाम तर गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है जिनका आयनाइजिंग पोटेंशियल आर्गन के मुकाबले में कम होता है, तो इसीलिए इनके साथ मिक्स करके इन दो चीज़ों को रिड्यूस करा लिया जाता है। अब ऐसा मामला जहां पर ऑक्सीजन या अल्कोहल, ब्रोमीन, क्लोरीन को इस्तेमाल करके आप फॉल्स काउंटिंग को रिड्यूस कर लेते हैं या डेड टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं, इसको बेटा कहा जाता है सेल्फ क्वेंचिंग। ठीक है बेटा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग है। इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग ये उससे भी ज़बरदस्त काम है। वो कैसे, सुनिए बेटा। अब होगा क्या, यहां से हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके जब भी एक पीक आ जाएगी आउटपुट की, जब भी वो करंट की पीक मेजर कर ली जाती है आउटपुट की, उसके बाद क्या किया जाता है, कैथोड और एनोड के दरमियान में बेटा एक रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लिया जाता है। इतना हाई नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कैथोड और एनोड के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है कि अगली पीक के आने से पहले पहले तमाम तर जितने भी पॉजिटिव आयंस थे, तमाम तर जितने भी पॉजिटिव आयंस जो रेडिएशंस की वजह से प्रोड्यूस हुए थे उनको एक्सेलरेट करा लिया जाता है कैथोड तक। ठीक है, उन तमाम तर पॉजिटिव आयंस की क्या कर ली जाती है, काउंटिंग कर ली जाती है। ठीक है, उस वक्त तक ये रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स या नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई रहता है इसके ऊपर, और इस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। इसे बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग। तो ये बात समझ आ गई, सेल्फ क्वेंचिंग और इलेक्ट्रॉनिक क्वेंचिंग के दरमियान में डिफरेंस, ये बेटा आपने जहन में रखना है। इसके बाद इसके हैं कुछ यूजेस। एक तो जिस भी रेडिएशंस को आप सेंड कर रहे हैं उनकी रेंज, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, इनको मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से हमेशा याद रखिएगा बेटा, चूँकि इसका डेड टाइम आप अगर देखना चाहें तो पीक के लिहाज से ये डेड टाइम बेटा 10⁻⁻⁴ सेकंड्स रेट के लिहाज से रखता है। आपके पीटीपी के अंदर तो ये दिया गया है, लेकिन बाकी बुक्स के अंदर मिली सेकेंड्स के लिए लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो 10⁻³ बनता है। आप जो भी लिखना चाहें इक्वल हैं एक दूसरे के साथ, वैल्यूज हैं, लेकिन आपने अपनी बुक को फॉलो कर लेना है। मैं ये बता रहा हूँ पीटीबी के अंदर उसने 10⁻⁻⁴ सेकंड लिखा हुआ है, जबकि बाकी जो कीबोर्ड्स हैं हमारे उनके अंदर बेटा 10⁻⁻ इसने -3 सेकंड्स यानी कि मिली सेकंड्स के अंदर उसने लिखा हुआ है कि एक जो हमारे पास जीएम काउंटर है इसका डेड टाइम कितना होता है 10⁻³ या फिर 10⁻⁴ सेकंड्स तक। अब चूंकि इसका ये जो डेड टाइम है ये सेवरल 100 रेट तक चला जाता है, सेवरल 100 रेट्स। अब इतना ज़्यादा रेट हो जाने की वजह से इसकी काउंट रेट कम हो जाती है। ठीक है बेटा, इसको स्लो काउंटिंग काउंटर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बहुत स्लो काउंटिंग करता है, इसको फास्ट नहीं किया जा सकता, उसकी वजह इसका डेड टाइम है बेटा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बेटा विल्सन क्लाउड चैम्बर। बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है, सैचुरेटेड वेपर्स आर यूज्ड देन द आयंस। इस चैम्बर के अंदर दो साइंटिस्ट जिन्होंने अपना ये डिटेक्टर बनाया था विल्सन क्लाउड, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा। इन्होंने क्या किया था, बजाय के बराह रास्त आयंस को इस्तेमाल करने के इन्होंने गैसेस के वेपर्स इस्तेमाल किए थे। ये वेपर्स आपके पास हैं मूवेबल पिस्टन के ऊपर। अब क्या होगा कि आप बेटा ये वेपर्स क्लाउड्स की सूरत यहाँ पर इख्तियार कर लेते हैं। एक तरफ से इस वैक्यूम चैम्बर के साथ एक विंडो लगाकर यहाँ से लाइट पास कराई जाती है। लाइट पास कराने का मतलब क्या होता है कि इन वेपर्स के क्लाउड्स हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देते रहे, और दूसरी तरफ से एक दूसरी विंडो लगाकर यहाँ से रेडिएशन सेंड की जाती है। रेडिएशन जैसे एंटर होती हैं तो ये इन क्लाउड्स को आकर आयनाइज करते हैं। अब इसके ऊपर एक ग्लास विंडो लगाई गई थी, ऊपर से एक ग्लास विंडो लगाकर जिसके साथ कैमरा अटैच किया गया था, और इस तमाम तर प्रोसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है बेटा, बाहर से जब
ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस वक्त इन क्लाउड्स के अंदर जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है वो आयनाइजेशन बहुत ही वाज़ेह तरीके से यहाँ से देखी जा सकती है। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन बनाई गई और ये इसका प्रिंसिपल बहुत आसान है। अब विल्सन और क्लाउड ने जब इन रेडिएशंस के पाथ और इनके ट्रैक्स को ऑब्जर्व किया तो इसने तीनों पार्टिकल्स के लिए ये बात, इनके ट्रैक्स किस तरह के होंगे वो वजाहत दी थी। तो पहले हम अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए बेटा देख लेते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए जब विल्सन और क्लाउड ने यहाँ पर इनके पाथ को देखा था तो इनका ट्रैक या पाथ बहुत ही थिक था, घना था। हमेशा इनका जो पाथ है, ट्रैक है, स्ट्रेट रहता है, बिल्कुल सीधा। पाथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस से मुराद है कि एक जैसा, इसके अंदर कहीं पर कोई पीक आपको नहीं दिखाई देगी, एक जैसा ही पाथ आपको दिखाई देगा। अब जब विल्सन क्लाउड ने अपने इस चैम्बर के अंदर इनके पाथ को देखा तो इस तरह के कुछ डायग्राम सामने हैं। ठीक है बेटा, स्ट्रेट पाथ है और आप यहाँ पर देखें तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज रिलेशन होता है इनका, इस तरह का ये पाथ बनाते चले जाते हैं। और वहीं दूसरे पार्टिकल्स जिन्हें बीटा पार्टिकल्स, अब इनके लिए देखा गया कि ये इनका जो ट्रैक है ये थिन है, पतला है, कम है। उसकी वजह यह है कि ये लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, और जब इनके पाथ को देखा गया तो बेटा वो पाथ डिसकंटिन्यूअस था। डिसकंटिन्यूअस से मुराद है कि एक जैसी उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं थी, एक जैसा रास्ता नहीं था। इरेक्ट मैनर से इनका पाथ देखा गया। इरेक्ट मैनर से क्या है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते, या जिग जैग का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिग जैग सा इनका पाथ था। ठीक है बेटा, और ये इस तरह का पाथ दिखा रहे थे। थर्ड पार्टिकल्स बेटा कौन से थे? ये गैमा पार्टिकल्स हमने पढ़े थे। नो डेफिनेट पाथ लीव्स। गैमा पार्टिकल्स कभी भी कोई खास अपना रास्ता नहीं दिखाता। उसकी वजह यह है कि कभी आयनाइजेशन ही प्रोड्यूस नहीं करते। चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, तो ये मटेरियल में से बहुत ही जल्दी पास कर जाते हैं। ठीक है बेटा, लॉन्ग पाथ रखते हैं और ये पाथ हमेशा प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस के, कि फोटॉन्स जितनी ज़्यादा एनर्जी रखेंगे तो इनके पाथ की लंबाई ज़्यादा होगी, अगर इनकी रेडिएशन कम है तो इनके पाथ की लंबाई भी कम होगी। तो इनका पाथ जो था वो इस तरह से था, कोई स्पेसिफिक शक्ल, कोई ख़ास तस्वीर नहीं बनाता। ये अजीब सा, मतलब कहीं पर आप इसको गैस नहीं कर सकते कि इस तरह का ये इनका रास्ता है। तो ये सारे रास्ते दिखाए गए थे। अब ये जो शक्लें हैं ना, ये आपने जहन में रखनी है बेटा। इसको 2-3 मरतबा UHS के एंटी टेस्ट एग्जाम के अंदर आपसे पूछ चुका है। तो ये थे बेटा हमारे 2 इब्तदाई रेडिएशन डिटेक्टर्स। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।